तो इस वीडियो को तभी देखना जब तुमने हनुमान मूवी देख ली हो, क्योंकि इस वीडियो में अपन काफी सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आती है हनुमान मूवी की एंडिंग। उसकी क्या एंडिंग थी, प्रॉपर एंडिंग, इसके ऊपर प्रॉपरली बात करेंगे। और विभीषण जी किस महायुद्ध की बात कर रहे थे उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जय हनुमान यानी कि हनुमान 2 की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हनुमान मूवी की एंडिंग क्या थी। तो देखो, प्रॉपर एंडिंग को समझाने के लिए तुम्हें उस पॉइंट से समझना पड़ेगा कि जब उसकी बहन की डेथ हुई थी, यानी कि अंजमा की डेथ जब हुई थी, तो उसके बाद वो पूरी तरह से डाइवर्स्टेड हो जाता है, पूरा परेशान होता है और सारा का सारा ब्लेम डाल देता है रुद्रमणि पे। अब उसका नाम मुझे पता चल चुका है रुद्रमणि, मैंने सबटाइटल्स देखे थे दोबारा से, तो उसका नाम है रुद्रमणि, जिसके अंदर हमारे हनुमान जी का वो एक रथ है, जिसके कारण ये सारा माजरा शुरू हुआ। तो वो जो पूरी तरह से डाइवर्स्टेड होता है, पूरी तरह से परेशान रहता है, तो वो सारा का सारा ब्लेम डाल देता है उस रुद्रमणि पे और उसे जंगल में फेंक देता है। लेकिन उस दौरान एक जो सोल्जर है या कह लो एक जो उसका पॉन्स है, यानी कि अपने माइकल का, विलन माइकल का, तो वो उसे देख लेता है। तो उसे ढूंढने के लिए माइकल अक्खे गांव को ही बर्बाद करने पे तुल जाता है, जहाँ पे वो प्लानिंग करता है कि उसका जो लिक्विड है, कह लो जो भी गैस है, जिसकी वजह से वो लोगों को एक जगह पे फ्रीज कर देता है और अपना जो भी काम है वो निपटा देता है, तो उस गैस की कैपेसिटी वो ज़्यादा बढ़ाता है और उसे बड़ी मात्रा में बनवाता है, जिसके कारण वो अक्खे गांव को एक ही जगह पर रोक के उस रुद्रमणि को ढूंढ सके। लेकिन उस गैस का एक साइड इफेक्ट भी था, और वो साइड इफेक्ट ये था कि जब कोई भी सिस्टम या कोई भी इंसान, पशु पक्षी उसे ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम करता है, यानी कि लेता रहता है, तो वो अपनी ही जगह पे फट जाता है, यानी कि उसकी आंखों से खून बहने लगता है और वो जगह पे ही ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी उतना ज़्यादा हैवी चीज़ कंज्यूम नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो जगह पे फट जाता है, जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में भी बताया गया था चूहे के एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो अब सब एक जगह पे स्टक हो चुके हैं, किसी को कुछ पता नहीं, और कुछ ही टाइम में वो सभी के सभी मरने भी वाले हैं। और वहाँ पे अपना हनुमंतु अपने आप में ही परेशान है, डाइवर्स्टेड है और उदास बैठा हुआ है। लेकिन उस गैस से बचते बचाते मीनाक्षी उस तक पहुंचती है और उसे सारा माजरा बताती है कि अब उसे ही गांव वालों को बचाना पड़ेगा, अंजंत्री गांव वालों को बचाना पड़ेगा। बट नाउ ही डजंट गिव अ डैम, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके मरने ना मरने से उसकी बहन मारी जा चुकी है, जिसके कारण वो पूरी तरह से परेशान है। लेकिन ऑन द स्पॉट वो इंसान आते हैं जिन्होंने इन सभी की शुरुआत की है, जो मूवी के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कई बार हनुमंतों की मदद कर रहे थे ताकि रुद्रमणि हनुमंतु को ही मिले। तो वो आते हैं, वो सारी बातें समझाते हैं कि वो मणि क्यों जरूरी है और वो खुद भी कौन है। तो वो अपना परिचय देते हैं और वो 7 चिरंजीवियों में से रहते हैं, जो कि फ्यूचर में यानी कि कलयुग के अंत में श्री कृष्ण के 10वें अवतार कल्कि भगवान की मदद करेंगे। कलि पुरुष नामक एक जो दानव है, जो सबसे बड़ा डीमन है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, उससे लड़ाई करने में मदद करेंगे। जो बिगेस्ट वॉर होने वाली है उसमें मदद करेंगे। तो वो 7 चिरंजीवियों में से एक है अपने विभीषण जी, और वही आए थे इसमें पूरी टाइम हनुमंतु की मदद कर रहे थे ताकि वो रुद्रमणि किसी और के हाथों ना लगे। तो विभीषण जी ये सारी बातें हनुमंतु को बताते हैं कि क्या है कैसा है, और अब तुझे उठ के जाना ही पड़ेगा और लड़ना ही पड़ेगा। तो हनुमंतु निकल जाता है अकेले सबसे लड़ने के लिए, जिस दौरान उसकी मदद करते हैं माइकल का जो असिस्टेंट है वो, जिसे वो खुद मारने की कोशिश करता है, और गजपति जो कि गांव का पहले का पौलिया रहता है, वो भी उसकी मदद करता है। तीनों मिलकर टीम अप करते हैं और साथ में वो बंदर भी आता है जो एंड में वो रुद्रमणि हनुमंतु को देता है। अब यहाँ पे मैं बस एक फैक्ट बता दे रहा हूँ कि वो जो बंदर है, वो जो मंकी है, उसकी आवाज ओरिजिनल लैंग्वेज में रवि तेजा ने वॉइस ओवर किया है और अपने हिंदी लैंग्वेज में संकेत मात्रे ने डब किया है, यानी कि संकेत मात्रे ने उसे वॉइस ओवर किया है। अब जिनको पता है संकेत मात्रे कौन है, तो वो भाई वही है जो सबसे ज्यादा फेमस है डबिंग के मामले में। अपने डेडपूल को भी जिन्होंने आवाज दी है, बेंडेन को भी आवाज दी है, बहुत सारी आवाजें दी हैं, तो इस मूवी में भी उन्होंने ही आवाज दी है, एंड इट जस्ट लुक्स प्रॉमिसिंग ऑन इट। फिर उसके बाद हनुमंतु को रुद्रमणि मिल जाती है और वो उसके बाद कई सारी मुश्किलों को सामना करते करते उसके हाथों वो रुद्रमणि लेने से रोकता है उसे। जिस दौरान ना एक बहुत ही कमाल का शॉट था जो मेरे जहन में बस चुका है भाई, जब माइकल सूर्य के सामने जाता है हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए, ताकि वो जैसे तैसे सूर्य की पैरों लेके वो पावर्स हासिल कर सके। लेकिन ऑन द स्पॉट हनुमंतु आता है गदा लेके। वो सीन ना बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और प्रॉमिसिंग, मतलब मुझे तो भाई वो सीन बहुत ही लाजवाब लगा, क्योंकि जब वो जूम आउट होता है ना, तो तुम ध्यान दोगे ना, तो हनुमंतु हनुमान जी के ऊपर खड़ा है, वो जो बड़ा सा स्टैचू है उस पर खड़ा है,
और वो पता है कैसा लग रहा है, जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठाए रखते हैं ना, तो वैसा लग रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई देखने में। अगर तुम बड़े पर्दे पे देखोगे ना, वो भाई तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, वो देखने में एक अलग ही फील आएगी, एक अलग ही एड्रेनलिन रश आएगा भाई उस दौरान। फिर उसके बाद हनुमंतु जाता है, तुरंत मारता है एक छलांग और सीधा वो जो हेलीकॉप्टर रहता है उसके ऊपर वो गदा दे मारता है। अब देखो भाई, यहाँ पे दो चीज़ होती हैं, माइकल के हाथों में वो रुद्रमणि है और हनुमंतु भी नीचे गिर रहा है, लेकिन हनुमंतु पहले गिरता है और वो रुद्रमणि उसके बाद गिरती है, लेकिन वो रुद्रमणि ब्लास्ट हो जाती है अपने आप में, पता नहीं क्यों फट जाती है, और उसमें जो ब्लड है यानी कि जो रक्त है हनुमान जी का, वो भी गिरता रहता है। और अगर तुम इस सीन पे ध्यान से देखोगे, जब वो रुद्रमणि फूटती है यानी ब्लास्ट होती है ना, तो एक अलग सा इफेक्ट क्रिएट किया गया है ताकि उसका जो क्या बोल सकते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो कई दूर तक पहुंचा है। तो वो दिखाने के लिए एक अलग इफेक्ट को क्रिएट किया गया था, जो कि मोस्टली कई सारी मूवीज में यूज होता है, और वो यहाँ पे यूज होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो दिखाता है कि भाई उसके फूटने का कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है दुनिया पे, जिसका हम लोग को आगे के सीन में एक्सप्लेनेशन भी मिलता है कि जो हमारे बाबा जी हैं यानी कि विभीषण जी, वो बताते हैं कि ये रुद्रमणि से जो दानव रहते हैं वो थर थर कांपते हैं। लेकिन अब ये रुद्रमणि फूट चुकी है, जिसकी वजह से दानवों और इंसानों के बीच में एक महायुद्ध का आरंभ होने वाला है। लेकिन जब तक हमें विभीषण जी ये बात समझा रहे थे, उस दौरान जब अपना हनुमंतु गिरता है, तो वो जो ड्रॉप है यानी कि वो जो एक बूंद है हनुमान जी के खून की, वो हनुमंतु के आंखों में गिर जाती है। एंड व्हाट आई फील, अब हनुमंतु को ना सूरज की किरणों की जरूरत नहीं पड़ेगी उन पावर्स को एक्सेस करने के लिए। अब उसके पास अनलिमिटेड पावर्स आ चुकी हैं उस मामले में, कि अब वो पावर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हर टाइम यूज कर सकता है। और वही हमें आगे के पार्ट में दिखाई देने वाला है, जहाँ से हम लोग भाई पार्ट 2 के ऊपर भी बात कर लेते हैं, यानी कि जय हनुमान, जो 2025 में निकलेगी, जिसकी अनाउंसमेंट भी प्रशांत वर्मा ने एंडिंग में कर दी। अब कैसे कर दी, देखो भाई, जब एंड में हमें ये बात पता चलती है, विभीषण जी कहते हैं कि हनुमान जी ने एक प्रॉमिस किया है श्री राम जी से, वो सदैव धर्म युद्ध के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा उनका साथ देंगे। जिस दौरान हमें कई सारे डार्क फोर्सेस देखने मिलते हैं, जिसका एक छोटा सा हमें क्लिप दिखाया जाता है, जो कि शायद से हमें पार्ट 2 में देखने मिलेगा। अब उसमें विलन कौन होगा कौन नहीं, इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देखो मैं क्या गेस कर सकता हूँ कि 2025 में ये मूवी सिचुएटेड रहेगी और शायद से काफ़ी कुछ इसमें दिखाया जाएगा। लेकिन अब अच्छा खासा बजट आ गया प्रशांत वर्मा के पास, तो वो हर चीज़ को एकदम बारीकी से नापेंगे और हमें एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसमें हमें एक फिक्शनल वर्ल्ड ही दिखेगी, यानी कि एक सुपर हीरोज़ की फिक्शनल वर्ल्ड ही दिखेगी, उसका रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहेगा, लेकिन एक स्टार्ट रहेगी कि भाई, जैसे अब मैं बता रहा था कि कली पुरुष, जो कि कल की भगवान जिनका वध करेंगे अपने 10वें अवतार में, तो देखो भाई, वो उसका कुछ ग्लिम्पसेस उठाया जा सकता है, उस कहानी से, उस स्टोरी से कुछ पार्ट उठाए जा सकते हैं, कुछ किरदार उठाए जा सकते हैं ना, और आगे जाके हमें पार्ट 2 में इन्हीं सब के ऊपर मूवी की जो कहानी वो रिवॉल्व करते दिखेगी, जिसे देखने में मुझे मज़ा आएगा और मैं एक्साइटेड भी हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा ना परेशान ये भी हूँ कि 2025 में अगर मूवी आएगी, यानी कि प्रशांत वर्मा को अभी से ही मूवी के ऊपर काम करना चालू करना पड़ेगा, और अब आई गेस उनको एक अच्छा खासा बजट में मिल जाएगा, तो वो एक साल में वो पिक्चर निकाल पाएंगे उतनी बढ़िया या नहीं, ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है। क्योंकि हनुमान को बनाने में उन्हें 3 साल लग गए थे, उनके पास बजट नहीं था, लोग कम थे, जितने भी लोग थे वो टैलेंटेड थे, जिनकी वजह से हमें इतना अच्छा प्रोडक्ट देखने मिल गया। लेकिन अब शायद से उनके पास अच्छा खासा बजट भी आ जाएगा, तो आई होप कि मूवी 25 तक आ जाए, यानी कि 2025 तक आ जाए। लेट्स जस्ट होप भाई। खैर, लेकिन ये हुई पार्ट 2 की बात है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें मूवी कैसी लगी, अगर तुमने देख ली है, और अगर नहीं देखी है तो भाई जाके देखो, जहाँ पे इसी के साथ साथ मैंने मूवी का रिव्यू भी किया है, तुम चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो।